तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। अरे इन हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करते हो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। दोस्तों, आज की अपनी ये पहली क्लास है बीएसटीसी पीटीटी और ऑल एग्जाम की दृष्टि से है। ठीक है, ऑल एग्जाम जैसे लैब असिस्टेंट हुए, पटवार हुई, राजस्थान पुलिस हुई, उनकी दृष्टि से। ठीक है, इस क्लास में ये क्लास हमारी इतिहास की क्लास है दोस्तों, इतिहास की क्लास है। ठीक है, इतिहास की क्लास में हम हमारा पहला टॉपिक आज राजस्थान का एकीकरण, इसका पहला पार्ट है। ठीक है, पहली क्लास से शुरुआत कर रहे हैं, आज नई शुरुआत है, नए जोश के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों आपको इस क्लास में से बीएसटीसी पीटीटी और लैब असिस्टेंट वाले, राजस्थान पुलिस वाले, ठीक है, आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे दोस्तों। ठीक है, यानी जो बीएसटीसी पीटीटी वाले हैं उनके तो लगभग 6 से 9 नंबर पक्के होने वाले हैं और लैब असिस्टेंट राजस्थान पुलिस वालों के 3 से 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से देखना है और इस क्लास को कभी भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, यदि आपने स्किप किया तो आपको जो मैं बोलूंगा वो समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे कि हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है, और फिर जैसे क्लास को देखते हो उसके बाद में पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप उसके नोट्स बनाकर वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं नए जोश, नए ऊर्जा, नए अंदाज के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब इस प्लेटफॉर्म जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, शिवराज क्लासेस टॉक, इस प्लेटफॉर्म पर आपको बीएसटीसी पीटीटी, राजस्थान पुलिस लैब असिस्टेंट की जो भी तैयारी बच रही है दोस्तों अब आपकी, ठीक है, यानी वो फुल तैयारी आपकी वहां पर मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, बीएसटीसी पीटीटी वालों आपके तो मैं झंडे गाड़ दूंगा। ठीक है, यानी आप अब झंडे गाड़ने वाले हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों, सिंगल क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं ये आपकी कि सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए। तो ठीक है, तो यदि आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो दोस्तों तो क्लास को पूरी देखना है, अन्यथा अभी से आप यहाँ से वापस जा सकते हो। ठीक है, यदि भरोसा नहीं करते हो तो, क्योंकि भरोसा ही सब कुछ होता है दोस्तों। ठीक है, एक बार भरोसा करके देखिए अपने के भाई पर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों, आज तक आपने कोई सा भी ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं कि इस तरीके से आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया होगा। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण आज मैं आपको अलग ही अंदाज में पढ़ाने वाला हूं, यानी आपने आज तक ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले आपको एक डेट ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन सी? 5 जुलाई 1947। ठीक है, आपको ये डेट याद रखना कि 5 जुलाई 1947 याद रख लिया। ठीक है, अब आप पूछोगे कि इस दिनांक को याद क्यों करवा रहे हो, क्या हुआ था इस दिन? तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक, राजस्थान में किसकी स्थापना हुई थी? रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई। अब रियासती विभाग की स्थापना तो कर दी, लेकिन क्यों की गई ये मैटर रखता है। तो क्यों की गई? क्योंकि राजस्थान में क्या रियासतों का क्या करना था? एकीकरण करना था। ठीक है, रियासतों का एकीकरण करना था, इसलिए रियासती विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। बीएसटीसी और पीटीटी, राजस्थान पुलिस लैब असिस्टेंट वालों याद रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये सब बहुत जो नॉर्मल क्वेश्चन था ये पूछ सकते हैं आपके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जहां तक हाई लेवल का क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये बनेगा। ठीक है, कि 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखें कि जो रियासती विभाग है, ठीक है, रियासती विभाग की स्थापना तो हो गई कब? 5 जुलाई 1947 को। ठीक है, इसके बाद जो रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे, इसके सचिव कौन थे और इसका कार्य क्या था, इसके बारे में देखते हैं। तो जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे रियासती विभाग के अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद में इसके सचिव पूछे तो सचिव थे वीपी मेनन। कौन थे सचिव? वीपी मेनन। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। और कार्य था इनका रियासतों का एकीकरण करना। ठीक है, रियासती विभाग का क्या कार्य था? रियासतों का एकीकरण करना। ये थी दोस्तों आपके 5 जुलाई 1947 से लेकर जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो
बता दिए मैंने आपको। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यार, एक तो क्वेश्चन बन रहा है रियासती विभाग की स्थापना कब हुई, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तीसरा बन रहा है कि सचिव कौन थे। तीन ही क्वेश्चन तो बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। एक डेट याद रखिए, आपको तीन क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। तो ऐसे याद करना दोस्तों, आपको इतना मतलब इतना शानदार व्यू कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा आज मैं आपकी क्लास में कि आपका एकीकरण का एक सिंगल क्वेश्चन तक बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। सिंगल क्वेश्चन भी गारंटी लेता हूं दोस्तों। आप पूरी क्लास देखने के बाद देखना, फिर देखना, ठीक है। तो हो गई 5 जुलाई 1947 आपको याद, और जो याद करवाता हूं उसको याद करना दोस्तों, तब तो आएंगे, वरना फिर तो आप राम जानो, ठीक है, कि क्या होने वाला है आपका, ठीक है। तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव थे वीपी मैन, और इनका कार्य था रियासतों का एकीकरण करना, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए अगली डेट आती है दोस्तों, वो आती है 16 जुलाई 1947, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, क्या है, सिर्फ एक लाइन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, फिर वापस कर दूंगा। एक डेट आती है दोस्तों 16 जुलाई 1947, कौन सी आती है, 16 जुलाई 1947, ठीक है, ये आती है 16 जुलाई 1947। अब पिछली तो हमने पढ़ा था 5 जुलाई 1947, वो पढ़ लिया हमने कि 5 जुलाई 1947 को क्या हुई थी, रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मैनन, कार्य था रियासतों का एकीकरण करना। ये हो गया। इसके बाद में आपको नेक्स्ट डेट ध्यान में रखना दोस्तों कि 16 जुलाई 1947। अब इस दिन क्या हुआ था वो देखते हैं। तो 16 जुलाई 1947 को दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, कौन सा अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत भारत वो ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा, ठीक है, और प्रत्येक रियासत मुक्त हो जाएगा, प्रत्येक रियासत एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। यानी 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत एक क्या यानी जो अधिनियम है, यानी जो दोस्तों दस्तावेज है वो पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ पारित, 16 जुलाई 1947 को, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत भारत है वो ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा। यानी दोस्तों 16 जुलाई 1947 से पहले भारत है वो ब्रिटिश शासन का क्या था, गुलाम था, ठीक है। अब 16 जुलाई 1947 को अधिनियम पारित हुआ कि भारत वो ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा 16 जुलाई 1947 को, ठीक है। और मुक्त होकर दोस्तों प्रत्येक रियासत यानी जो भारत है उसकी प्रत्येक रियासत एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। यानी जो रियासत, जैसे मान लो टोंक रियासत है दोस्तों राजस्थान में, ठीक है, अब ये टोंक रियासत अपना एक अलग नया राज्य बना सकती है, ठीक है, टोंक रियासत अपना एक अलग राज्य बना सकती है। ये अधिनियम पारित हुआ कब, 16 जुलाई 1947 को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, तो अच्छी आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ वापस कि 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा तथा प्रत्येक रियासत एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। अब दोस्तों क्या स्वतंत्र राज्य का निर्माण कोई भी रियासत कर सकती है, कि जैसे मान लो टोंक रियासत है, टोंक रियासत में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है, मान के चल रहा हूँ मैं ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है, कि टोंक रियासत में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्या टोंक रियासत अपना एक स्वतंत्र राज्य बना सकती है दोस्तों, सुविधा उपलब्ध नहीं है कुछ भी, मान लो इसको शासन करने की क्या है, इसको शासन करना नहीं आता है टोंक रियासत को, क्या एक अपना स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती थी दोस्तों उस समय, तो नहीं कर सकती दोस्तों। इसके लिए क्या एक शर्त रखी गई थी दोस्तों, स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने के लिए क्या रखी गई थी, एक शर्त रखी गई थी, ठीक है, जो यानी जो रियासत उस शर्त को पूरा करेगी वही सिर्फ स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। तो शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि जिस रियासत की वार्षिक आय हो 1 करोड़, यानी एक साल में दोस्तों वो रियासत 1 करोड़ रुपए की आय करती हो, ठीक है, और उसकी जनसंख्या हो 10 लाख, ठीक है, इससे प्लस हो दोस्तों, ठीक है, इससे प्लस हो या ये हो, तो ही क्या वो स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। यानी जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ वो जनसंख्या 10 लाख हो, वो स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती थी, ठीक है। तो ये अधिनियम पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 से, ठीक है। अब इस शर्त दोस्तों, इस शर्त को पूरा करने वाली रियासतें कितनी थी राजस्थान में, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। एकीकरण किसका पढ़ रहे, राजस्थान का पढ़ रहे, तो राजस्थान में ही होने वाली, ठीक है। तो दोस्तों उस शर्त को पूरा करने वाली जो रियासतें थी वो थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ठीक है, डबल जे बी यू, ठीक है, डबल जे बी यू याद रख, क्योंकि डबल Z2 BU यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये चारों रियासतें एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया था इन्होंने, ठीक है। कब किया था, राजस्थान के एकीकरण के समय। एक बार वापस अब बता देता हूँ, ठीक है, कि 5 जुलाई 1947 को तो
रियासती विभाग की स्थापना हो गई, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव थे वीपी मेनन। इनका कार्य था रियासतों का एकीकरण करना। ठीक है। इसके बाद में 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा तथा प्रत्येक रियासत एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने के लिए दोस्तों एक शर्त रखी गई थी, वो शर्त थी कि जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ व जनसंख्या 10 लाख हो, वही क्या है, एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती थी। अब इस शर्त को जो पूरा करने वाली रियासतें थी वो 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है, ये चारों रियासतें थी। दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए। इनमें चारों ऑप्शन दे देंगे, 3 तो ये दे देंगे और एक ये नहीं देगा, कोई और दे देगा तो आपको वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूछेंगे। इसके बाद में अब आगे देखिए दोस्तों, आगे आता है कि राजस्थान में एकीकरण के समय दोस्तों आप पेशेंस बनाकर रखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा क्या है कि इतना अच्छा कंटेंट मिलने वाला, अब आपको यहाँ पर इतना मैटर दूंगा आपको, ये लैब असिस्टेंट वाले दोस्तों आपकी सिर्फ राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान जीके और भूगोल का आएगा। ठीक है, मैं आपका कोर्स करवा दूंगा पूरा, बीएसटीसी में वालों को पूरा कोर्स करवाऊंगा मैं। ठीक है, मैं ये आपकी दावा लेता हूँ, यानी वादा करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, आपका एक सिंगल क्वेश्चन तक बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखें कि राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे। ये क्वेश्चन आपको बीएसटीसी पीटीटी वालों आपके लिए डायरेक्ट बन सकता है। और ठीक है, तो जो राजस्थान में एकीकरण के समय रियासतें थी दोस्तों वो थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें, जो भी हम एकीकरण करेंगे कल की क्लास में करूंगा एकीकरण पूरा। ठीक है, अच्छे से मैं से समझाऊंगा। ठीक है, वहां पर अब 3 ठिकाने दोस्तों, ये 3 ठिकाने कौन कौन से थे वो बता देता हूँ आपको तीनों ठिकाने याद करने के लिए दोस्तों एक शब्द ध्यान में रखना है, नकुल शब्द। ठीक है, कौन सा शब्द ध्यान रखना है, नकुल शब्द आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नकुल शब्द दोस्तों आपको ये ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ध्यान में रख लिया, मान लो नकुल शब्द आपको याद हो गया। ठीक है, अब नकुल से मैं तीनों ठिकाने याद करवाऊंगा आपको। ठीक है, कैसे करवाऊंगा, तो दोस्तों जो न होगा, न से तो हो जाएगा आपका नीमराणा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, न से क्या हो जाएगा, नीमराणा हो जाएगा। ठीक है, न से क्या हो जाएगा, नीमराणा। कु से हो जाएगा दोस्तों कुशलगढ़, क्या हो जाएगा, याद रखना जल्दी। ठीक है, साथ के साथ कु से हो जाएगा कुशलगढ़, कौन सा हो जाएगा, कु से कुशलगढ़ हो जाएगा। इसके बाद में ल से हो जाएगा दोस्तों लावा। ठीक है, लावा हो जाएगा, ल से लावा। ये हो गए दोस्तों तीनों ठिकाने। एक शब्द दोस्तों मैं कर रहा हूँ आपको, कितना अच्छा मैटर, इतनी अच्छी ट्रिक बताकर आपको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा मैं यहाँ पर कि आप देखना। ठीक है, तो एक शब्द से दोनों दोस्तों आपके तीनों ठिकाने हो गए। और ठिकानों वाला क्वेश्चन और रियासतों वाला क्वेश्चन और केंद्र शासित प्रदेश वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ठिकाने याद हो गई, न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़, ल से लावा हो गया। ठीक है, अब नीमराणा दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता था, तो नीमराणा आता था दोस्तों आपका अलवर में। ठीक है, कहाँ पर है नीमराणा, अलवर में है। ठीक है, अलवर में हो गया। इसके बाद में कुशलगढ़ दोस्तों ये कहाँ पर आता है, ये आता है आपका बांसवाड़ा में। ठीक है, कहाँ पर आता है, ये कुशलगढ़ आता है आपका बांसवाड़ा में आता है। ठीक है, कुशलगढ़ आता है आपका बांसवाड़ा में। लावा आता था दोस्तों एकीकरण के समय, तो आता था ये जयपुर में। ठीक है, कहाँ पर आता था, जयपुर में आता था एकीकरण के समय। लेकिन जो दोस्तों ये लावा है ये वर्तमान में है टोंक जिले में। टोंक कहाँ पर है, टोंक में है दोस्तों वर्तमान में। लावा कहाँ पर है, टोंक जिले में। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि तीनों ठिकाने याद हो गए होंगे कि नकुल शब्द आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, न से हो जाएगा नीमराणा, ल से हो जाएगा, न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़, ल से लावा हो जाएगा। नीमराणा अलवर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, लावा टोंक में है। ठीक है, अब दोस्तों आपको मतलब इनमें से क्वेश्चन बन जाएंगे आपको दोस्तों। और यदि और भी हाई लेवल पूछे आपको, तो जो नीमराणा है दोस्तों इसका शासक था राव राजेंद्र। ठीक है, कौन था इसका शासक, नीमराणा का जो नीमराणा ठिकाना दोस्तों इसका शासक था राव राजेंद्र था। ठीक है, राव राजेंद्र इसका शासक था दोस्तों, राव राजेंद्र। ठीक है, इसके बाद में कुशलगढ़ का था दोस्तों राव हरेंद्र। ठीक है, राव राव हरेंद्र। आप भी सोच रहे होंगे कि कब कब राव राव कर रहे हो सर आप, तो आप बस भी तो करो दोस्तों सर की। आप ऐसे बोल रहे होंगे कि आपने राव राव कर दिया, नीमराणा में राव राजेंद्र लगा दिया, कुशलगढ़ में राव हरेंद्र लगा दिया, तो बस तो करो सर। तो मैंने कहा कि बस करता हूं, तो बस से मैं आपको बस से आपको याद करवा देता हूँ। लावा का जो शासक था वो था बंश प्रदीप सिंह। कौन सा दोस्तों, बंश प्रदीप सिंह। ठीक है, बंश प्रदीप सिंह हो गया इसका। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। रियासतें दोस्तों 19 रियासतें, 19 रियासतें आपको मैं चुटकियों में याद करवा दूंगा। ठीक है, कल मैप से पढ़ाऊंगा तब चुटकियों में आपको याद करवा दूंगा ये। ठीक है, तो हो गए होंगे आपको कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तीनों ठिकाने हो गई, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। नीमराणा अलवर में जिसका शासक था राव राजेंद्र, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में
बांसवाड़ा में जिसका शासक था राव हरेंद्र, लावा था जयपुर में, वर्तमान में है टोंक में जिसका शासक था प्रदीप सिंह। अब आता है आपका केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश था आपका अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। कौन सा था केंद्र शासित प्रदेश? अजमेर मेरवाड़ा था। एक ही केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों एकीकरण के समय, वो था अजमेर मेरवाड़ा। मेरवाड़ा सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेश था आपका, ठीक है। कौन सा हो गया? अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। अब ये अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों, इसकी अलग विधानसभा रही थी, आपको आगे बताऊंगा, जिसके क्या 30 सदस्य थे, ठीक है। 1956 से लागू हुई थी, 54 से 56 तक लागू हुई थी दोस्तों ये। अब अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश था, इसके एकमात्र जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो थे हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय इसके एकमात्र मुख्यमंत्री थे, हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। ये हो गए होंगे आपके। तो दोस्तों अब आपको जो आप एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको जो मैटर दे रहा हूं दोस्तों ये अच्छा लग रहा है या नहीं। आप कमेंट कीजिए दोस्तों, आप बताओ मेरे को कि हमको समझ में आ रहा है या नहीं। या आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, जितना ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, उतना मेरा जोश बढ़ता है दोस्तों, और उतना ही ज़्यादा मैं आपको अच्छा मैटर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यानी मैं आपको जहाँ से मेरे को कंटेंट मिलता है दोस्तों, मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ आपको बताऊँ कि आप मैं ऐसे उठकर थोड़े जाता हूँ दोस्तों, आपको पढ़ाने के लिए मैं आता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपके पेपर देखे दोस्तों, BSTC PTT लेबर असिस्टेंट के पिछले पेपर देखिए सबके, उनमें से टॉपिक छांटे कि कौन सी टॉपिक में कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको मैं एक वीडियो बताऊँगा कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए यदि आपने अभी तक आपकी तैयारी को अच्छे से नहीं किया तो, ठीक है। तैयारी के बारे में बताऊँगा कि तैयारी कैसे होती है एग्जाम की, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी आंखें फिर खुलेगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में अब कुछ फैक्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपके डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है कि राजस्थान में एकीकरण के समय विभिन्न प्रकार की रियासतें थी, यानी रियासतों के जो प्रकार थे दोस्तों वो किस किस प्रकार की रियासतें थी राजस्थान में एकीकरण के समय, ठीक है। अब उनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जो रियासतें थी, ठीक है, तो सबसे पहले रियासत आती है दोस्तों, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको मैं यानी जो पूरी क्लास है दोस्तों, आपको इस पूरी क्लास को याद करना है दोस्तों, आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, एक भी शब्द, ठीक है। यदि आप छोड़ोगे तो फिर आप जानो 450 प्लस का जो सपना है दोस्तों, यदि आपने एक भी टॉपिक छोड़ा तो 450 में से वो नंबर घटा लीजिए जितने टॉपिक आपने छोड़े हैं, ठीक है। फिर ये सपना पूरा नहीं होने वाला दोस्तों 450 का, यदि आपने छोड़े। और जितना मैटर मैं देता हूँ यदि आपने वो याद किया तो आपके 450 प्लस का जो सपना है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद करना हो दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, कुछ भी समझना आप, ठीक है। मेरे को कोई भी समझो, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ दोस्तों, अभी तक तो मैं क्या हूँ, अभी मैं खुद तैयारी करता हूँ दोस्तों आपकी तरह है, ठीक है। मैं भी कोई अभी शिक्षक विक्षक नहीं हूँ, ठीक है, यानी कोई अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बना हूँ मैं, ठीक है, और बनने वाला हूँ, जल्दी से बन जाऊंगा आपकी दुआओं से, ठीक है। तो आप क्या है, जो आपको मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों आप उनको अच्छे से याद किया करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं दोस्तों, आपको ऐसा मैटर कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब पहले रियासत की विशेषता आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन में छपेंगे आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। आगे क्वेश्चन तो आपको क्या बताएंगे फिर आप वहां पर। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों वो थी मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ में जो रियासत आएगी वो आएगी जोधपुर आ जाएगी, ठीक है। ये थी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। इसके बाद में पूछे आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो छोटी रियासत थी दोस्तों शाहपुरा, ठीक है। इस शाहपुरा रियासत दोस्तों इस क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटी थी और जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटी थी, ठीक है। ये दो प्रकार से छोटे रियासत थे, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत होगी मारवाड़ जोधपुर, याद हो गया होगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी होगी शाहपुरा, ठीक है। इसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जयपुर रियासत, और सबसे छोटी जनसंख्या की दृष्टि थी शाहपुरा, ठीक है। शाहपुरा रियासत दोस्तों ये जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटी है, ठीक है। इसके बाद में आपको पूछे कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो वो थी टोंक, यानी एकीकरण के समय जो रियासत थी दोस्तों मुस्लिम वो थी टोंक।
और एकमात्र जाट रियासत थी वो थी भरतपुर। ठीक है, यानी दोस्तों ये 6 पॉइंट थे दोस्तों। ठीक है, 6 पॉइंट थे। इन 6 पॉइंट में से यदि आपके क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, एक बार रिपीट कर देता हूँ, सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, सबसे छोटी थी शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी जयपुर, सबसे छोटी थी शाहपुरा। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक और जाट रियासत थी भरतपुर। ठीक है, इसके बाद में अब आगे देखते हैं दोस्तों। इनको आप जो साथ के साथ जितनी क्लास से आती है उनको याद कीजिएगा। ठीक है, लार के लार याद करोगे तो आपके पास क्या बोझ नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको इनको साथ के साथ याद करते हुए चलना है। इसके बाद में आते हैं कि एकीकरण की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी और एकीकरण संपन्न हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो एकीकरण की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 18 मार्च 1948 को। ठीक है, 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ था। ठीक है, और जो संपन्न हुआ दोस्तों वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। यानी जो राजस्थान का एकीकरण का था दोस्तों 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक संपन्न हो गया था। ठीक है, यानी राजस्थान का एकीकरण हो गया था। ठीक है, अब एकीकरण में जो समय लगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि एकीकरण में कितना समय लगा, तो समय लगा था दोस्तों 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, जैसे क्लास पूरी होती है दोस्तों उसके बाद में ये टॉपिक पूरा होता है एकीकरण का। उसके बाद में इसके आपके सामने टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। वो 30 क्वेश्चन में से दोस्तों जितना मैटर हो वही आपके एग्जाम में छपने वाला है। 30 क्वेश्चन आपने याद कर लिए और इस क्लास को आपने याद कर लिए। एकीकरण का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं निकलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, यदि आपने ये याद कर लिया तो। ठीक है, तो एकीकरण की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक संपन्न हुआ। ठीक है, एकीकरण में जो समय लगा वो लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, अरे ये भी याद नहीं होता तो इनको याद करने के लिए बता दूं कि 8 और 7 कितने होते, 8 और 7 आपको 14 याद करना होते तो 15, लेकिन आपको एकीकरण में 14 याद रखना है। ठीक है, अब 8 और 7 माह 14 दिन कितना समय, कितने चरणों में संपन्न हुआ एकीकरण, हुआ था आपका 7 चरणों में संपन्न। अब ये 7 चरण दोस्तों ये आपको ऐसे याद करवाऊंगा अभी चुटकियों में। ठीक है, आप भी देखते रह जाओगे कि किस प्रकार से याद करवाते हैं आपके छोटे शिवराज सर। ठीक है, तो ये हो गया। तो एकीकरण की शुरुआत हो गई 18 मार्च 1950 से 1 नवंबर 1956 तक। समय लगा 8 और 7 माह 14 दिन, 7 चरणों में संपन्न हुआ। इसके बाद अब 7 चरण है दोस्तों, उनके बारे में देखते हैं कि 7 चरण कौन कौन से हैं। तो ये आ गए आपके 7 चरण। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या लिए के आ गए, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना समझाने के लिए, अभी 2 मिनट में समझा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पर क्या बॉक्स बना रखी है। ठीक है, 3 का बॉक्स बना दिया, फिर 1 2 का बॉक्स बना दिया, फिर 1 का अलग है और 1 अलग है। ये क्यों बनाए दोस्तों, आपको याद करवाने के लिए। ठीक है, ये 3 है दोस्तों, ये तो है 1948 है। ठीक है, 3 कितने हैं, ये है 1948 है, 2 है 1949, 1 है 1950 और 1 है 1956। ठीक है, अब आपको याद करने के लिए इनको तो 2 मिनट तक आपको बोलना है कि 3 48 2 49 1 50 1 56, 3 48 2 49 1 50 1 56, ऐसे आपको याद करना है इनको। ठीक है, जैसे आपको सन याद होते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में आप डेट पर चलना फिर। ठीक है, अभी मैं आपको याद करवा देता हूँ। ठीक है, तो आपको देखना, पहला चरण हुआ 1948 में, दूसरा हुआ 1948 में, तीसरा हुआ 1948 में। तो हम इनको क्या कर सकते हैं दोस्तों कि 348 है। ठीक है, कितना 48 है, 1900 तो सब में है दोस्तों, 1900 तो सब में है दोस्तों। ठीक है, अब आपको याद रखना कि 348। ठीक है, कितने 48, 3 है, 2 कितने हैं 49 है, और 1 दोस्तों आपका 50 है और 1 है 56। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से याद रखना। एक बार वापिस बता देता हूँ कि देखिए 1900 तो सब में ही है। ठीक है, आपको 1900 तो सब में याद रखना है। इसके बाद में 3 है आपका 48, 2 है 49, 1 है आपका 50 और 1 है आपका 56। ठीक है, ये याद रखना आपको कि 348 2 49 1 50 1 56। आपको ये याद हो गए दोस्तों, सन याद हो गई दोस्तों आपको। एक बार वापस बोलना मेरे साथ, 348 2 49 1 50 1 56, 348 2 49 1 50 1 56, 348 2 49 1 50 1 56, 348 2 49 1 50 1 56। हो गए होंगे याद दोस्तों अब तक तो। ठीक है, हो गए याद, सन याद हो गई दोस्तों आपको। अब याद करवाता हूँ मैं आपको डेट। ठीक है, डेट याद करना आपको। देखिए 18 और 18 दोनों 18 है। ठीक है, अब ये बीच में है 25, तो ये 25 है दोस्तों, ये 18 से संबंध बना रखा है इधर, और इधर भी 18 से संबंध बना रखा है। तो आपको याद रखना 18 25 18। ठीक है, याद हो गए हो दोस्तों, 18 25 18 18 25 18। ठीक है, इसके बाद में आधा 30, 30 में 2 का भाग दोगे तो कितने आएंगे, 15 आएंगे। ठीक है, 30 में 2 का भाग दोगे तो 15 आएंगे, यानी 18 25 18 30 15 और 26। आप झंडा कब मनाते हैं, 26 को मनाते हैं, तो 26 1 हो जाएगा, 26 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डेट भी याद हो गई आपको कि
18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1, ठीक है। इस प्रकार 2-3 बार बोलोगे दोस्तों आप इस प्रकार की 18 25 18 30 15 26 1 तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ ये सीरियल ध्यान में रखना दोस्तों, क्रम संख्या ये आपको ध्यान में रखना, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार वापस बोलो दोस्तों, 3 48 2 49 1 50 1 56 18 25 18 30 15 26 1। अब आपको महीना याद करवाना दोस्तों, महीना किस प्रकार याद करवाना देखना, ठीक है। महीने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको कि मम्मा, एक ट्रिक है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है। मम्मा अम्मा, मम्मा अम्मा मंजन, मम्मा अम्मा मंजन करो, ठीक है। ये ट्रिक है, ठीक है। म से हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा, म से हो जाएगा आपका यहाँ पर म से होने वाला दोस्तों आपका यहाँ पर मार्च हो जाएगा, ठीक है। म से क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, ये है पहला चरण के, ठीक है। फिर हो जाएगा मा से हो जाएगा दोस्तों आपका फिर मार्च हो जाएगा, ठीक है। मार्च मार्च। अ से हो जाएगा दोस्तों आपका अप्रैल, ठीक है। अप्रैल मार्च मार्च अप्रैल। फिर मा से हो जाएगा फिर मार्च हो जाएगा, ठीक है। मार्च मार्च अप्रैल मार्च। फिर म से हो जाएगा दोस्तों आपका मई, और ज से हो जाएगा आपका जनवरी जनवरी, और न से हो जाएगा आपका नवंबर, ठीक है। न से हो जाएगा आपका क्या, नवंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना कि मम्मा अम्मा मंजन करो, ठीक है। अगर ये याद नहीं होती तो आपको याद करना, 2 बार बोलना है कि मार्च मार्च अप्रैल, 2 मार्च है, फिर अप्रैल आ गया, फिर मार्च आ गया, ठीक है। फिर मई जनवरी नवंबर मार्च मार्च अप्रैल मई जनवरी नवंबर आपको याद रखना। क्यों, 18 मार्च 1948 हो गई दोस्तों, ये पहला चरण हो गया 18 मार्च 1948 को। याद है आपको, आपको सन याद होगी, डेट याद होगी और मंथ याद होगी, ठीक है। मार्च मार्च अप्रैल मई, मार्च मार्च अप्रैल मई जनवरी नवंबर, मार्च मार्च अप्रैल मई जनवरी नवंबर, इसे याद रखना कि 3 48 2 49 1 50 1 56 18 25 18 30 15 26 1, ठीक है। मार्च मार्च अप्रैल मई, मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर, इसे याद रखना, ठीक है। या फिर आप मम्मा अम्मा मंजर को ट्रिक बना लेना कि म से हो जाएगा मार्च, फिर मा से हो जाएगा मार्च, फिर अ से हो जाएगा अप्रैल, फिर म से हो जाएगा मार्च, फिर म से हो जाएगा मई, फिर ज से हो जाएगा जनवरी, न से हो जाएगा नवंबर। तो मम्मा अम्मा मंजर करो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों डेट तो याद हो गई, ठीक है। अब आपको जो इनके क्या है नाम हो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, ठीक है। 18 मार्च 1948 को हुआ था दोस्तों हमारा प्रथम चरण हुआ था, ठीक है। कौन सा चरण हुआ था, ये हुआ था आपका प्रथम चरण। जो नाम है दोस्तों वो कल मैप से आपको बहुत ज़्यादा समझाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैप की दिशा में ही है दोस्तों, नाम छिपे हुए हैं, ठीक है। मैप वहां पर बता दूंगा मैं आपको। तो 18 मार्च 1948 को हुआ प्रथम चरण। इसके बाद में 18 मार्च, सॉरी दोस्तों, 18 मार्च 1948 को प्रथम हुआ, ठीक है। इसके अंदर 25 मार्च 1948 को हुआ दोस्तों आपका सेकंड चरण हुआ, 25 मार्च 1948 को, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों फिर हुआ 18 अप्रैल 1948 को आपका थर्ड चरण हुआ, 18 अप्रैल 1948 को। फिर 30 मार्च 1949 को आपका चौथा चरण, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं दोस्तों, आप इनको याद यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो 18 मार्च 1949 को पहला चरण हुआ, 25 मार्च 1949 को दूसरा हुआ, 18 अप्रैल 1949 को तीसरा हुआ। ये तो हो गई 3 48 2 49, 3 48 हो गए, 18 25 18 मार्च मार्च अप्रैल हो गए, ठीक है। इसके बाद में 30 मार्च 1949 को हुआ चौथा चरण, 15 मई 1949 को हुआ पांचवा चरण, यानी 2 49 30 15 मार्च मई हो गए, ठीक है। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हुआ छठा चरण, और 1 नवंबर 1956 को हुआ सातवां चरण, ठीक है। ये हो गए आपके सातों के 7 चरण, आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो आज हमारी जो ये बेसिक की क्लास है दोस्तों, आज हमारी ये बेसिक क्लास है दोस्तों एकीकरण की। इस क्लास में हम बेसिक जानेंगे। कल आपको एक टेबल लिखूंगा, उस टेबल में आपका पूरा एकीकरण संपन्न होगा दोस्तों। एकीकरण है वो टेबल आपके लिए वो रामबाण साबित होने वाली दोस्तों टेबल, ठीक है। वो एकीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होगी, ठीक है। यानी पूरा एकीकरण दोस्तों 90% दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आएगा वो एकीकरण का उस टेबल में से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी इतनी थी, ठीक है। तो आपको डेट याद हो गई। इसके बाद में अब आगे देखते हैं। आज हमारी ये क्या है, बेसिक क्लास है। तो अब आगे देखिए दोस्तों, तो आते हैं उद्घाटन करता, यानी एकीकरण में आपके क्या आएंगे कि जैसे मान लो प्रथम चरण है, अब उसके उद्घाटन करता कौन थे, द्वितीय चरण के उद्घाटन करता कौन थे, तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया, चतुर्थ चरण का उद्घाटन किसने किया, पंचम चरण का किसने किया। तो जो उद्घाटन करता आएंगे दोस्तों, इनके नाम याद करवा देता हूँ आपको, ठीक है। फिर आपका जो एकीकरण है दोस्तों, बस वो टेबल बनानी है हमको, और आपका एकीकरण आप खुद बोलोगे दोस्तों वहां पर टेबल नंबर, यदि आपको आपने ये आज की क्लास याद कर ली तो, ठीक है। और यदि आपने ये क्लास नहीं देखी तो आपको सेकंड क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए इस क्लास को पूरी देखना है, ठीक है। तो उद्घाटन करता आते दोस्तों, उद्घाटन करता आपको याद रखना के, याद रखना गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, ठीक है। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल किस प्रकार याद रखना आपको दोस्तों, ये ट्रिक नहीं है, बस ये नाम ही छुपे हुए इनमें अंदर, ठीक है। ये है इतना, मतलब इतना
मतलब इतना, मतलब दोस्तों आपको बताऊं कि ये टॉपिक है इतना अच्छा है दोस्तों, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, आपने इसको बोरिंग बना रखा है, ठीक है। वो बोरिंग को मैं आपको यहाँ पर सरल तरीके से समझाने के लिए आया हूँ दोस्तों मैं आपको, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है एकीकरण, ठीक है। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, अब इसको याद करने में क्या परेशानी हो रही है मेरे को बताओ आप। यदि आपको कुछ परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नंबर दे रखी है, ठीक है, कि जो गोडगिल है दोस्तों, गोडगिल पर मैंने कितने नंबर दे रखे, गोडगिल देखिए यहाँ पर ये गोडगिल है, एक गोडगिल फिर चाचा और फिर पटेल, ये तीनों अलग है, मैंने नंबर दे रखे 1 2 3 4। अब ये नंबर क्या है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, तो दोस्तों ये है नंबर आपके जो चरण है दोस्तों, उस चरण का नंबर है, यानी ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है, ठीक है। इस प्रकार ये चरणों चरणों की क्या है नाम है, ठीक है, यानी चरणों के नाम हो गए दोस्तों, ये पहला चरण, दूसरा चरण और फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण हो गए जाएंगे, ठीक है। ये क्या थे आपके चरण के नाम थे, यानी पहला चरण है दोस्तों, उसका उद्घाटन करता कौन थे, गोडगिल। दूसरे चरण का कौन थे, गोडगिल। तीसरे चरण के थे चाचा और चौथे चरण के थे पटेल। अब चाचा कौन आ जाएंगे यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थे हमारे चाचा, ठीक है। कौन थे, चाचा थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पटेल है दोस्तों, ये आपको सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो पहले चरण के उद्घाटन करता कौन हो जाएंगे दोस्तों, अब कमेंट आप करके बताओ फटाफट से, जल्दी से फास्ट करो कम बैक दोस्तों, कि प्रथम चरण के उद्घाटन करता थे गोडगिल, ठीक है। दूसरे चरण के भी थे गोडगिल, तीसरे चरण के थे चाचा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और चौथे चरण के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उद्घाटन करता याद हो गए दोस्तों, कमेंट कीजिए फटाफट से कि आपको उद्घाटन करता याद हो गए या नहीं, ठीक है। एक बार बोलो गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, बोलो दोस्तों, आप नहीं बोल रहे हो मेरे को पता है, बोलो जल्दी बोलो कि गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, मेरे साथ बोलो, ठीक है। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, चाचा हो जाएंगे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल हो जाएंगे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आपको ये क्रम वाइज ध्यान रखना है दोस्तों, एक क्रम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि प्रथम चरण के थे गोडगिल, दूसरे के गोडगिल, तीसरे के चाचा, चौथे के पटेल थे, ठीक है। ये हो गया आपके उद्घाटन करता, ठीक है। दोस्तों जिसने ये क्लास याद कर ली उसका एकीकरण संपन्न हो गया, ठीक है, उसका एकीकरण क्या पूरा हो जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। इसके बाद में आते हैं दोस्तों आपके राज प्रमुख, ठीक है। आपने ये याद कर लिया, क्या याद कर लिया आपने, उद्घाटन करता थे वो याद कर लिया। अब आते हैं आपके राज प्रमुख, ठीक है। राज प्रमुख भी ऐसे याद करूंगा, राज प्रमुख याद रखना आपको, उदय भीम भोपाल मानसिंह, उदय भीम हमारा कि उदय भीम भोपाल मानसिंह आते हैं, ठीक है। उदय भीम भोपाल मानसिंह आपको 2 3 बार याद करना है दोस्तों, इंजॉय से पढ़ना है बस, आपको क्या है इंजॉय लेते हुए पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। उदय भीम भोपाल मानसिंह, उदय भीम भोपाल मानसिंह ऐसे बोलोगे 2 3 बार आप, तो आपको याद हो जाएंगे दोस्तों आप, ठीक है। दोस्तों मैं कैसे याद करता हूँ दोस्तों, मेरे को कैसे याद है ये दोस्तों, ये पीडीएफ बनाया दोस्तों मैंने, बिना देखे पीडीएफ बना रखी है आपकी, ठीक है। यानी जैसे टॉपिक दिमाग में आता है कि एकीकरण पढ़ाना है दोस्तों आपको आज, ठीक है, ऐसे दिमाग में आता है मेरे, तो पूरा जो मैटर है दोस्तों वो अपने आप निकल कर आता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना, आपको 2 3 बार बोलेगी दोस्तों, वो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको उदय भीम भोपाल मानसिंह, उदय भीम भोपाल मानसिंह बोलना। अब उदय से हो जाएगा दोस्तों आपका उदयभान सिंह हो जाएगा, उदयभान सिंह थे आपके धौलपुर के, ठीक है। कहाँ के थे, उदयभान सिंह धौलपुर के थे। भीम से हो जाएगा भीम सिंह थे आपके कोटा के, ठीक है। भोपाल से हो जाएगा भोपाल सिंह थे आपके कहाँ के, भोपाल सिंह थे उदयपुर के, ठीक है। और जो मान सिंह हो जाएंगे मान सिंह से हो जाएगा मान सिंह थे आपके जयपुर के, ठीक है। ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये ऐसे बताना था कि उदय भीम भोपाल मान सिंह, ये हो गए चारों चरण, ठीक है। उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह। पहला चरण का था उदयभान सिंह, उदय से हो जाएगा। दूसरे चरण का था भीम सिंह हो जाएगा। तीसरे चरण का था भोपाल से हो जाएगा। और चौथे चरण का था मान सिंह हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से याद करना, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चार चार ही क्यों बता रहा हूँ आपको, कि चरण तो कितने हुए थे, 7 हुए थे। तो दोस्तों जो चौथे चरण का जो अंतिम जो रहेगा, यानी राज प्रमुख है, ठीक है। चौथे चरण का उद्घाटन करता है और प्रधानमंत्री है, ठीक है। ये चारों चौथे चरण का दोस्तों ये अंतिम तक रहता है, ठीक है, अंतिम तक यही रहता है, इसलिए मैंने आपको 4 तक ही याद करना दोस्तों आपको, ठीक है। इसके बाद में अब देखते हैं प्रधानमंत्री आपको याद रखना दोस्तों, एक ट्रिक है कि SGMH, ठीक है। आपको क्या याद रखना, SGMH। एस से हो जाएगा दोस्तों आपका शोभाराम कुमावत, जी से हो जाएगा गोकुलाल असावा, एम से हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा, और एच से हो जाएगा दोस्तों हीरालाल शास्त्री, ठीक है। हीरालाल शास्त्री, यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया, भूल गया थोड़ा सा। एच से हो जाएगा आपका हीरालाल शास्त्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है। तो पहला चरण का हो जाएगा शोभाराम कुमार, दूसरे चरण का हो जाएगा गोकुलाल असावा, तीसरे का हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे का जाएगा हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों अब आप कमेंट करके बता दीजिए मेरे को, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। एक बार रिवीजन करा दूं वापस, तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, ये देख लिया हमने। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सचिव VP मेनन थे। 16 जुलाई 1947 को
ये हुआ था, ठीक है। इसके बाद में 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। रियासतों के बारे में बता दिया। फिर एकीकरण के जो चरण देख लिए वो देख लिए, उसके बाद उद्घाटनकर्ता देख लिया हमने, राज प्रमुख देख लिया, प्रधानमंत्री देख लिया, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना मेरे को कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। आपको जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। आप क्या प्रतिक्रिया देना आपको, ठीक है। फीडबैक चैनल बताना मेरे को आपको, ठीक है। प्रतिक्रिया देने को क्या कहते हैं, फीडबैक चैनल कहते हैं आपकी शिक्षण अभिरुचि में बीएसटी से पीटीटी वालों के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है। और यदि आपको क्लास पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर टेक्निकल टीम वालों ने क्या लिखा है कि नोट है दोस्तों, ये आपको करना ही करना है, हमेशा जरूर से जरा कि लाइक करना है। और जो बीएसटीसी पीटीटी लेबर असिस्टेंट राजस्थान पुलिस की तैयारी करे उन तक इस क्लास को पहुंचाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये आपको करना है, ये आपका कर्तव्य है दोस्तों। हमारी क्लास का नियम है ये कि आते ही सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, दूसरी क्लास होगी कल हमारी एकीकरण की, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास आएगी आज जो हमारी आएगी रीजनिंग की क्लास आएगी, फिर उसके बाद में हिंदी की क्लास आएगी, ठीक है। तो मिलते अगली क्लास में। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहेगा, बढ़ते